बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसीं देख रहे हो मेरा प्रोग्राम जाग मेरे पंजाब और मैं तुहाडी मेज़बान शुमाइला न्याज़। प्रोग्राम के आगाज़ में अज वीक का खैर पहला दिन भी है और एक चंगी खबर का ऐलान कर जावां कि सैलाब के हवाले नाल अज सवेरे जिहड़ा ना मैं जो सो के उठी तो मैनू एक खबर पढ़ के ना कालजे नूं कलेजे नूं ठंड पै गई। हुण तुसीं इत्थे हैरान होवोगे कि भी कालजे नूं ठंड किद्दां पै गई, इन्नियां भैड़ियां भैड़ियां खबरां आ रही ने, बारिशां नाल पाकिस्तान का बुरा हाल हो रहा है, ठीक है, तो इनू किस गल की ठंड पै रही है क्योंकि लोग परेशान ने। तो हजूर सुबह सवेरे जो मैनू खबर मिली कि भारत ने सिंध तास मुआहदे के तहत जिहड़ा ना पाकिस्तान दे नाल राबते शुरू कर दिते ने, तो अज सुबह होने वाले ये राबते विच भारत ने जिहड़ा एक सलाबी पानी है वह पाकिस्तान वाल छड्डण दा ऐलान किया। मोदी दे गोदी मीडिया तो गोबर आर्या समेत भारत के वो सारे एंकर, वो सारे यूट्यूबर जिन्हों ने अपने अपने भगवाना दी कसमां चक चक के अपनी आवाम नूं इस गल का यकीन दवाया सी कि असी नहीं हुण खत्म करना, असी साडे वालों खत्म है सिंध तास मुआहदा जिहड़ा, ठीक है। तो हुण पाकिस्तान जिहड़ा वो पानी दे कतरे कतरे बूंद बूंद नूं तरसेगा। तो लाहौर विच बंदरगाहां बनाउण वाले इन्हां अहमकां दे राफेल भी जिहड़ा ना वो तो ठुस होए होए और जिहड़ी नारे लांदे सी ये सियासत के उत्ते, ते जिहड़ी भारतीय आवाम इन्हां नारे दे उत्ते एतबार करदी सी उन्होंने जिहड़ा ना वो धरती के उत्ते अड्डियां मार मार के मेरा सलाम है। बल्ले ओ बाशऊर आवाम दे। खैर तुहानू सिर्फ लैटरीन ते सही महरूम रखा होया है इन्हां ने। वो जिवें कहंदे ने ना कि एक पिंड विच मिसाल इत्थे बड़ी चंगी याद आ गई, वैसे मेरे ख्याल इस मुद्दे के उत्ते मिसाल बड़ी वधिया है कि एक पिंड विच चौधरी साहब ने अपने डेरे ते बह के ना अपने कामे नाल कोई गलबात कीती, वो कामे नाल सलाह मशवरा करदे हुंदे लोकी। उन्हें आख्या कि यार मैं सोचिया है कि डेरे दे नाल ना कमाद दी फसल ला लवां ते कुछ फायदा हो जाएगा। कामा कहंदा कि सर फायदा तो हैगा है, लेकिन जिहड़े पिंड वाले ने ना ये बड़े आहो ने, ये कमाद छड्डणगे नहीं, सारा चूक जाणगे। ये सुनते ही चौधरी साहब नूं आ गया गुस्सा, तो उन्हें आख्या कि जी कमाद तो मैं बाद च लावांगा, पहले जरा ना पिंड वाले ना निबड़ लवां। डंडा चुकदे सार जनाब उन्हें कहा कि जी जिहड़ा पिंड वाला बंदा मिले उन्होंने कुट्टी जाए। लोकी पुछण भी ठीक है सानू कुट पै रही है, ठीक है, लेकिन सानू कुटदा काहतों है? तो लोकां नू कुटे ते नाल उची उची आखे कि जी होर चुपो करने, ठीक है। तो ये मिसाल जिहड़ा ना सुनाउण दा मकसद ये सी कि जदों तुसीं मोदी वर्गे बंदे दियां गल्लां च आके इहो जे नल्ले तलाले किस्म दे हुक्मरान चुनोगे तो फिर असीं तां यही आखांगे ना होर चुपो करने। बहरहाल हजूरे वाला गोदी मीडिया ते बजाते खुद जनाब मोदी साहब ने ऑपरेशन संदूर विच सिर्फ टीवी ते जिहड़ा पाकिस्तान के खिलाफ कामयाबी दे दावे कीते ने, अपनियां अखां नूं खोल के ते कन्न जरा साडे वल रखियो, तुहानूं जिहड़ा सच है ना वो साडे कोलों पता लगदा रहेगा। भारत ने जंग के दौरान सिंध तास मुआहदा खत्म करने का ऐलान किया, हुण वो पाकिस्तान नूं पानी छड्डण बारे इतलाह दे रहे ने। ये तजाद क्यों समझो बाहर हो गई गल, लगता मेरिया गल्लां पहुंचन लग पईयां ने उन्होंने, नकलां आंदियां जा रही ने। बहरहाल मुआहदे की हैसियत की है, इस सारी सूरत हाल उत्ते गलबात करने वास्ते मेरे मौजूद ने साबिक इंडस वाटर टेरिटरी के कमिश्नर सैयद जमात अली शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मोहतरमा। जनाब इंट्रो तुसीं सुन लिया, जरा इन्ना लम्मा मैं इंट्रो बोलिया, पानी का गिलास ही मेरे को कोई नहीं पिया, ऐसा खुश्क हो गया मेरा। ते ये सारी सूरत हाल जिहड़ी तुसीं देखी है, वैसे ये तजाद क्यों पाया जा रहा है? वैसे बहुत शुक्रिया मोहतरमा। दरअसल सिंध तास मुआहदा जिस वक्त होया सी 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ਸ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਰਜ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 4 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ कि दोनों पार्टियां जड़ियां वो आपस में मुतफिक हैं कि कोई भी अगर ज्यादा पानी आएगा तो एक दूजे नूं वो इतला देंगे और जितना जल्दी मुमकिन हो सकेगा ताकि एक दूसरी की तरफ जो है ना कोई डैमेजेस या कोई जो है नुकसान ना हो। तो लिहाजा ये टीटी की जिहड़ी शिक है इहदे ही तहत इनफॉर्मेशन इंडिया देंदा है। तो तुसी सही फरमाया है कि अगर इंडिया ने चलो ठीक है इंडस कमिश्नर के थ्रू नहीं फॉरेन ऑफिस के थ्रू ही मैं समझना कि ये टीटी बहाल होने का एक पहला स्टैप है और पाकिस्तान को मजीद एंडेवर करना चाहिए ताकि अगर टीटी को मुकम्मल तौर पर बहाल किया जाए, कमिशन दियां मीटिंग होण, कमिशन के विजिट्स होण, टूर्स होण
ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲਾਤ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਲੱਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਾਇਦੇ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਰਿਆ ਜੇਹਲਮ ਔਰ ਚਨਾਬ ਚੂੰਕਿ ਫਲੱਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਆ ਕਰੇ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਟੈਲੈਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੰਡੀਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ 1973 ਦਾ ਫਲੱਡ ਆਇਆ ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਟੈਲੈਕਸ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਮਰਾਲਾ ਚਨਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨया ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਕਰਨਗੇ ਡਾਟਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਚਨਾਬ ਦਾ ਜੇਹਲਮ ਤੇ ਰਾਵੀ ਮਾਧੋਪੁਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਤਲਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਫਲੱਡ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਫਲੱਡ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠੇ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਰੇਡੀਓ ਜੰਮੂ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਰਾਬਤਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ 1999 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਫਿਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਜੇਹਲਮ ਔਰ ਚਨਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰਾਵੀ ਸਤਲੁਜ ਔਰ ਬਿਆਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ 2013-14 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਡਾਟਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਟੈਪ ਲਏ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਛਾ ਸ਼ਗੂਨ ਹੈ ਕਿ ਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਇਹ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੰਟੈਕਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਹਾਲ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦस्य ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਸਿੰਤਸ ਮਾਇਦੇ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਲੱਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇਤਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਸਿਰਫ ਟੀਟੀ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 8 ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਰਟੀਕਲ 8 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। तो मैं समझता लिहाजा ट्रीटी का हेल्ड एंड बेस वाला जो एलिमेंट है उन्होंने तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। और इंटरनेशनल प्रेशर ने भी ये साबित किया है कि इंडिया का यह पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल गलत सी और बाकी चीज़ों नाल ट्रीटी नूं जोड़ना जिहड़ा है ये मैं समझना कि उन्हों का यह मकाना ख्याल सी और अल्टीमेटली मैं समझना कि उन्हों का वो जिहड़ा अपना एक स्टैंड सी वो डेफिनेटली डायल्यूट होया है जी। अच्छा जमात अली शाह साहब इस टाइम पानी की जी सिचुएशन है पाकिस्तान दे विच सैलाबी सूरत हाल है और इंडिया दे विच भी बड़ी सैलाबी सूरत हाल है मुंबई दे विच भी ठीक है। पहले तो दोनों पासे भी आप पानी का बड़ा रौला पाया होया सी कि पानी दे दिओ हुण पानी बंद कर दिओ। अगर हुण भारत पानी देंदा पाकिस्तान नूं ते इहदे जिहड़ा स्टोरेज है पानी दा इहदा की मैकेनिज्म है, इहनूं किदां स्टोर किया जाएगा इस पानी नूं? देखो जी साडा रावी ते जिहड़ा अपना आंदा ना पानी दे विच सतलुज दे विच वो तो जाहिर है कि और ड्यूरिंग फ्लड सीजन ही आंदा है और उस बाद गुजर जाता है। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ अर्ली ਵਾਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ अर्ली ਵਾਰਨਿੰਗ ਤਦ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ 80 ਤੇ 90 ਦੀ ਦਿਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੋ ਗਏ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਿਤਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ कि कितने क्यूसेक्स ਦਾ ਰੇਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਦਾਖਲ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਚਨਾਬ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਆਉਂਦਾ ਚਨਾਬ ਮੇਨ ਦਰਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਜੰਮੂ ਤਵੀ ਨਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਹੁਣ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ 8 ਲੱਖ ਦਾ ਰੇਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 5.5 ਲੱਖ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੇਲਾ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ। लिहाजा सानू कोई इहदे बारे च इन्ना तरद्दुद नहीं है लेकिन एडवांस इन्फॉर्मेशन का फायदा ही होंदा है कि असीं लोगों नूं आगाही दे सकने कि तुसीं अपना बीच बचाओ कर लो, अपने माल डंगर दरिया दे विचों कढ लो
ਔਰ ਕਿਨਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਭਾਂਪ ਗਿਆ ਵੈਸੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਸਾਂਭ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆਬਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਰਾਵੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅਪਰੂਵਲ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਫਲੱਡ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ 10,000 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਲੱਡ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ KPK ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ AJK ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਰਖਤ ਕੱਟ ਲਏ, ਉੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਰੇਤ ਔਰ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਉਹ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਬਲਕਿ ਸੂਈ ਗੈਸ ਤੱਕ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲੱਡ ਇਫੈਕਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਗਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇਖੋ ਜਮਾਤ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼, ਇਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਖੁਦ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹ ਰਾਵੀ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਹਿਕਮੇ ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੀ ਫਲੱਡ ਆਵਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਗਾਂ ਪਕਾਈਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਖਾਈਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਫਲੱਡ ਆ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਡਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲਹਿ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਰੂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੇਨ ਕਰੋਗੇ तो जाहिर है कि रावी जाहिर है कि इंडिया ने उतना डैम बना लेन और पानी उदा हुण घट जाएगा आना, लेकिन जिस तरह मैं कहा कि 10,000 साल दे विच भी एक साल भी अगर आ गया फ्लड, ये सारा चीज़ां जिहड़ियां रुड़ जाणियां। और दूसरा फिर इहदा कटाव जिहड़ा है तुसीं हुण खुद ही देखिया होएगा कि रावी दा लाहौर दे नीचे एरिया जिहड़ा है ये मीडियम फ्लड ते ज़्यादा कटाव हुंदा है। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਟਾਓ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਵੱਲ ਜਾਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸੁੰਦਰਵਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਔਰ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਨੈਕਸਸ ਬਣਿਆ ਔਰ ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੰਦ ਨਹੀਂ ਤਾਣੀ ਵਿਗੜੀ ਹੈ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਦਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਮੁਹਾਸਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚ ਮਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਫਲਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਲਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ 400-500 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਫਲੱਡ ਦੇ ਨਾਲ KPK ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਨ ਔਰ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਫੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਖੈਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਕਬ ਨਿਸਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਡੈਮ ਦਾ ਕੋਈ ਆਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖੁਦ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਡੈਮ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਡੈਮਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੈਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਡੈਮ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਮ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਚਲੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਡੈਮ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚਨਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਨਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਕਿ ਚਨਿਓਟ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਡੈਮ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਇਹ ਡੈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਇਹ 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਈਏ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ 20 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਚਨਿਓਟ ਡੈਮ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੇਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਡੈਮ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਲਾਂਟਸ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡਸ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ IPP ਨੇ ਇਹ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮ ਸਨ ਇੰਡਸ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਨ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਮ ਸਟੋਰੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਲਈ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਕੋਲ IPP ਕੋਲੋਂ ਔਰ ਡੈਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਛੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ 8-10 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 40,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੋਲਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਗਾ ਲਏ ਔਰ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ 18,000 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੱਦ ਕਰਨ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਵੀਜ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਕਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਤਯਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜਮਾਤ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਦਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਤਲਾਹ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਆਲਮੀ ਬਰਾਦਰੀ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੇਗੀ? ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਤਰਫੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਟੀਟੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿੰਧ ਤਾਸ ਮਾਇਦਾ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਚੈਨਲ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਤਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕ ਇਹ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਲੱਡ ਸੈਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਇਧਰ ਲਾਹੌਰ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਤਲਾ ਦੇਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਈਵਨ ਦੈਨ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਟਦਰਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੱਪ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਬਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮਹਿਲ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਕਿ ਹੈਲਡ ਇਨ ਅਬੇਂਸ, ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਹੈਲਡ ਇਨ ਅਬੇਂਸ ਖਤਮ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਬਹਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਮੀਟਿੰਗਸ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਰਾਬਤਾ ਬਹਾਲ। ਮੈਂ ਜਮਾਤ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੱਪ ਵਾਲੀ ਮਿਸਾਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੱਸੀ ਜਲ ਗਈ ਤੇ ਪਰ ਬਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਾਇਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਗਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਕੋਲੋਂ ਖੈਰ ਦੀ ਤੋਕੋ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਖੈਰ ਖਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਗਰ ਫਰੰਟੀਅਰ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਡਾ ਅਗਰ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਖੈਰ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਟੀਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇ ਇੰਡੀਆ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਬਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਦਰਿਆ ਔਰ 3 ਦਰਿਆ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇਕਾਨਮੀ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੰਮਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਇਦਾਰੇ ਔਰ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਵੀ ਹਨ ਉਹ ਇੰਡਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟੀਟੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਮ ਉੱਥੇ ਆਗਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਆਹਦੇ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਰਟ ਆਫ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗਰ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਉਹ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲਗਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 40-45 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ USA ਨੇ ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਰੋਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਇਦਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਡਿਸੀਜਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ तमाम ਐਂਡੇਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਜਮਾਤ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖੈਰ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਖੌਫ ਤਾਂ ਖਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ। ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਨਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਖਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖਾਰਜਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ FATF ਦੀ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਸ਼ਫਾਫੀਅਤ
और यह गल भी की गई है कि पाकिस्तान के वजीरे खजाना मुहम्मद औरंगजेब वालों उन्होंने आख्या है कि जे गैर कानूनी डिजिटल लैन देन का सिलसिला जारी रहा तो पाकिस्तान नू दोबारा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स विच शामिल किया जा सकता है। हुण तुसी सोच रहे होगे कि डिजिटल लैन देन की है ते जनाब मुआशी अदादोशुमार की तरह इनू भी आम आदमी वास्ते समझना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ਇਹਦਾ दायरा बहुत वसी है। लेकिन आम आदमी ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਟਿਕਟੌਕ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਟਿਕਟੌਕ ਖੋਲੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਿਹਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? कैमरामैन जरा फोकस करो। शेर मार बिली मार या फुल मारो गिफ्टिंग जड़ी होती है लाइव टिकटॉक उत्ते गिफ्टिंग विच भी मनी लॉन्ड्रिंग जड़ा ना ओदे इस्तेमाल होने का भी इंकशाफ हो रहा है। पाकिस्तान विच एक बड़ा नामी करामी नाम है आजकल बड़ा सुर्खियां च फिरदा है कौन नहीं जानता उन्होंने मिस्टर डकी भाई के नाम से गलबन शायद उन्होंने लोग जानते हैं। उस नौजवान नू भी डिजिटल बैटिंग दे इस कारोबार विच ही मुलवस होने ते पकड़िया गया लेकिन हड़े बड़े जड़े किरदार ने वो आज़ाद फिरते पे ने। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो रोशनी पाना बड़ा ज़रूरी है। क्रिप्टो करंसी जड़ी है ना वो की चीज़ है और ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬਰਾਹ ਬਿਲਾਲ ਬਿਨ ਸਾਕਿਬ ਦੇ ਅਦਾਦੋ-ਸ਼ੁਮਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ ਅਫਰਾਦ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਫਾਫ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਫਾਫੀਅਤ ਨਾਗੁਜ਼ੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ और इस सारे मामले ते पाकिस्तान की हिकमत अमली गैर वाजे ते गैर फैसला कुन है। हुकूमत नूं मेरे ख्याल से सोचना चाहिए कि वह क्रिप्टो करंसी वास्ते मौसर जवाबित भी बना सकती है या नहीं। एक पासे तो असी क्रिप्टो विच आलमी लीडर बनने का ख्वाब देख रहे हैं तो दूजे पासे इस कारोबार का कोई निज़ाम ही मौजूद नहीं हैगा। मैनू भी खैर इस बारे चाहिए इन्नी इन्फॉर्मेशन नहीं हैगी लेकिन मेरे क्रिप्टो करंसी के माहर मौजूद ने मुहम्मद हारून साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद हारून साहब, मेरी आवाज़ आ रही? जी वालेकुम सलाम। अच्छा जनाब मैनू पता तुहानू थोड़ा पंजाबी समझन च मसला होएगा लेकिन मेरे ख्याल च तुसी इंट्रोडक्शन सारा फॉलो कर लिया होएगा कि मज़ा आ गया होना तुहानू सुनन दा। जी बिल्कुल। बेसिकली कैन यू प्लीज एलैबोरेट व्हाट इज द क्रिप्टो करेंसी बेसिकली? एक्चुअली क्रिप्टो करेंसी जो उसका जो फाउंडर था सतोशी नाकामोटो, ही डिजाइन अ कोडिंग ऑन बिहाफ ऑफ द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन 2008 और उसका जो शुरुआत हुई थी दैट वाज फ्रॉम 2009। एज यू नो अबाउट द ग्लोबल क्राइसिस व्हिच केम इन 2008 जिसमें वो लेमन ब्रदर्स और ये डिफरेंट बैंक्स कोलैप्स कर गए थे। तो बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस टेक्नोलॉजी लाइक इसमें ये था कि इसमें सेंट्रल अथॉरिटी को निकालना था इस सिस्टम से बाहर। So he designed the coding and he basically built algorithm based on the blockchain technology और उस application का नाम रखा उसने Bitcoin। So Bitcoin is a cryptocurrency, is a digital currency which is completely decentralized and there is no central authority to validate और you can say जो अच्छा मैं मोहम्मद हारून मैं चाहांगी कि तुसी जरा भले तुसी उर्दू च ही दसो लेकिन आसान लफ्जां दे विच दसो जरा कि ताकि मेरे जेडे देखने वाले ने उन्होंने पता चल सके कि क्रिप्टो करेंसी की चीज है, एक किस बला दा नाम है। क्रिप्टो करेंसी के पीछे क्रिप्टो करेंसी के पीछे जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसको समझना ऐसा है। पहले तो आप ये समझें कि सेंट्रलाइज सिस्टम में ये होता है कि जब हारून आपको अगर कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसका डेबिट एंड क्रेडिट रिकॉर्ड होता है बाय बैंक। बैंक हमारा डिपॉजिटर होता है। ये तो आपको पता है कि बैंक्स आर डिपॉजिटर इन सेंट्रलाइज सिस्टम। स्टेट बैंक ये बैंक को इख्तियार देता है कि ये जितने भी बैंक हैं 70+ बैंक इन पाकिस्तान, दे आर द कस्टोडियन ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट, यानी कि हमारा पैसा जो बैंक के पास होता है व्हेनेवर हम जब भी कोई ट्रांजेक्शन करते हैं इसके ऊपर तो उसका एक रिकॉर्ड डेबिट या क्रेडिट होता है किसी एक लेजर के ऊपर। अच्छा। और ये कंप्लीटली सेंट्रलाइज होता है। इसके बरक्स जो डिसेंट्रलाइज होता है उसमें कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होता। उसमें हर टाइम पे जो ट्रांजेक्शन होती है उनका हर एक का रिकॉर्ड बन रहा होता है, अलग अलग रिकॉर्ड बन रहा होता है। लेट सपोज अगर मेरे एड्रेस पे कोई बिटकॉइन आते हैं कहीं से तो मेरा जो एड्रेस होगा वो उसको बताएगा कि इस एड्रेस के ऊपर इतने जो है वो बिटकॉइन मौसूल हो चुके हैं
अगर मैं कोई ट्रांजेक्शन करता हूँ तो उस ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड जो होता है वो एक ब्लॉक में चला जाता है। तो ब्लॉक के ऊपर एक ब्लॉक बन रहा होता है विच इज कॉल्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में होता है कि ब्लॉक्स के अंदर ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड होता है और इसमें कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होता, इसमें जो है वो ट्रांजेक्शन को अलग अलग रिकॉर्ड किया जाता है। इस तरीके से अगर आप उसको मवाजना करें तो डिसेंट्रलाइज का एक जो है आपको नजर आता है इसमें कॉन्सेप्ट के। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये कि जो रिकॉर्ड है ट्रांजेक्शन का वो फैला हुआ है, वो बहुत सारे सिस्टम पर है, वो बहुत सारे सर्वर्स पर है, जिसकी वजह से जो उसके ऊपर जो अटैक का चांसेस है वो भी कम हो जाता है और उसकी जो सिक्योरिटी है वो बढ़ जाती है। तो अगर आप बिटकॉइन को देखें तो हर 10 मिनट के बाद एक ब्लॉक बनता है, उस ब्लॉक के अंदर 4000 ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड होता है। तो इस तरह अब तक 2009 से लेके 2000 आज हम 25 में मौजूद हैं, 9,11,000 जो है वो ब्लॉक बन चुके हैं और हर ब्लॉक के अंदर 4000 6000 ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड है। अगर उन ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड आप देखें तो जो एड्रेस के ऊपर आपके बिटकॉइन के ऊपर आ रहा होगा तो आप उसको जमा कर लेंगे तो वो आपका बिटकॉइन समझने के आपको इतने मौजूद हैं, या अगर वो बिटकॉइन वहां मौजूद नहीं इसका मतलब है आपके पास बिटकॉइन मौजूद नहीं है। तो ये एक ऐसा निजाम बनाया गया। सतोशी नाकामोटो जो था बंदा, जो एनोनिमस भी है, जो लापता है, जिसका कोई पता नहीं है, उसको उसने ये कोडिंग डिजाइन करने के बाद ये देखा कि दुनिया भर में जो सेंट्रलाइज अथॉरिटीज हैं, जो बैंक्स हैं, वो उनकी वजह से बहुत ज्यादा लोग जो अपने फ्रीडम ऑफ मनी का इजहार नहीं कर पाते कि आजादाना एक माहौल होना चाहिए कि हर एक के पास। तो जिस तरह आपके पास एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का आया है कि आप आजाद ख्याल हो कि आप कोई बात कर सकते हैं, लेकिन आज भी हम किसी मातहत हम किसी बैंक के किसी सिस्टम के तहत हम जकड़े में, उसको उसने निकालने के लिए डिसेंट्रलाइज सिस्टम को लेकर आया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेकर आया और बिटकॉइन इसकी एप्लीकेशन। बिल्कुल सही। और अच्छा देखो हारून, जरा मैं अपने इंट्रोडक्शन से भी इस टॉपिक दे क्या ही ये चीज कि 2 करोड़ अफराद जड़े ने वो इस कारोबार ना मुंसलिक ने, दैट इज ट्रू? 2 करोड़ से ज्यादा के अफराद हैं, ऑलमोस्ट 15% के करीब पाकिस्तान की आबादी के 15% से ज्यादा जो है इस वक्त आवाम काम करे। स्पेशली इसमें जो जेंजी हमारी यानी कि 2000 से जिनकी पैदाइश है उसमें इनकी जो परसेंटेज है वो 70% के करीब है। तो आप अंदाजा लगा लें कि इतनी रोक टोक के बावजूद, इतनी पाबंदियों के बावजूद कोई तो अट्रैक्शन होगी इसके अंदर, कोई तो वजह होगी लोगों का आना। क्योंकि देखें ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर फाइनेंशियल का ही सारा इंतजाम है, सारा सिस्टम मौजूद है। अगर आप इसको कंपेयर करें, किसी से मवाजना करें अपने स्टॉक एक्सचेंज से, तो वहां पर आपको खाली 4 लाख लोग नजर आएंगे, यहाँ पर आपको जो है वो 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग नजर आएंगे। इसका मतलब ये है कि वो स्टॉक सिस्टम जो उसके अंदर कुछ पाबंदियां हैं, उसके अंदर कुछ काम जो है वो जाहिर सी बात है वो 24 घंटे तो नहीं रहता। क्रिप्टो करेंसी तो आपको पता है 24 घंटे रहती है, ब्लॉक हर दफा 10 मिनट बाद बन रहे होते हैं। तो जिस तरह ब्लॉक चेन जो है वो 24 घंटे चल रही होती है, इस तरह क्रिप्टो करेंसी भी 24 घंटे काम कर रही होती है, जिसकी वजह से एक्सचेंजेस भी जो है वो 24 घंटे काम कर रहे होते हैं और इसकी वजह से लोग जो है वो पैसे बना भी रहे होते हैं, पैसे कुछ लोग नुकसान भी कर रहे होते हैं। लेकिन इससे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री पाकिस्तान में खड़ी हो गई है। पिछले कोई 4-5 महीने में ये चीज ऑब्जर्व की गई है कि तकरीबन कोई 300 मिलियन 30 करोड़ डॉलर के करीब जो है वो क्रिप्टो के जो डॉलर है USDT वो परचेज किया गया पाकिस्तान की मार्केट से। इसका मतलब ये है कि इसमें कोई ऐसी जो है वो पुरकशिश किस्म की कोई आप समझ लें कि मौका आता है इंसान को पैसा बनाने का, ट्रेडर को पैसा बनाने का। नौजवान खास करके बहुत अट्रैक्टिव ने उन्होंने वास्ते बड़ा अट्रैक्टिव बिजनेस है ए आला। अच्छा वैसे हारून, वजीर खजाना का यह कहना कि गैर कानूनी डिजिटल लेन देन जारी रहा तो पाकिस्तान दोबारा ग्रे लिस्ट में जा सकता है। तुम्हारी नजर में यह खदशा कितना हकीकी है? वैसे तुम्हें लगता है कि इदा हो सकता है? उनकी वजह बताने की ये है कि बिकॉज अभी ये लोग काम तो कर रहे हैं, आपको पता है कि रेगुलेशंस तो आ रही हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में वर्चुअल एसेट एक्ट 2025 पर दस्तखत भी किए जा चुके हैं। बाखबर जरा से मालूम हुआ है कि काफी बड़ा जो है इस पे काम हो चुका है और अब तक ये पब्लिश होना बाकी है, और उसमें हमारे प्रेसिडेंट साहब जो जरदारी साहब है उनकी साइन हो चुकी है। तो अब देखना ही है कि वो उसमें क्या क्या शराइत लिखी गई हैं। बुनियादी तौर पर जो मेरी नजरों में जो चीजें आई हैं उसमें एक तो ब्लॉकचेन की माइनिंग क्या है कि माइनिंग को जो है पाकिस्तान में आम किया जाए और ये जो बिजली है उसको कम निर्ख पर दिया जाए ताकि वहाँ पे जो माइनिंग फर्म्स हैं वो बिटकॉइन माइन करें और टैरिफ के बदले पाकिस्तान को बिटकॉइन दें ताकि अगले 5 साल 10 साल में पाकिस्तान के अपने ज़खायर में भी बिटकॉइन आ जाए। दूसरा, इसके अलावा स्टॉक डीलर है, इसके अलावा जो है स्टेबल कॉइन इशूअर्स है कि जो स्टेबल कॉइन बना के देना चाह रहे हैं। हर एक किसी की कोई ना कोई पेड अप कैपिटल है, किसी की लाइसेंस फीस है, इस तरह के मुख्तलिफ किस्म की जो है वो चीजें लाई जा रही हैं पाकिस्तान के अंदर ताकि क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम किया जाए। वो चाह ये रहे हैं, उनकी बातों से अंदाजा हो रहा है कि वो चाह रहे हैं कि काम को थोड़ा स्पीड बढ़ाई जाए ताकि जल्द अज जल्द रेगुलेशन लाई जाए पाकिस्तान में, और ये जो 2.5 करोड़ सार्फिन है इनको भी टैक्स नेट में लाया जाए। वैसे भी पाकिस्तान के पास सारा डेटा तो मौजूद है, जैसे बहुत सारे एक्सचेंजेस पाकिस्तान में काम कर रही हैं, फाइनेंस है, KU कॉइन है, बिटगेट है, बाइबिट है, और भी ऐसी लातादाद कंपनीज है जिनकी अपनी KYC होती है जहाँ पर हम अपना NIC या पासपोर्ट जमा कराते हैं और वहाँ पे हमारा बाकायदा इंदराज होता है
तो ये कह देना कि इसको कोई इस तरह से कोई गैर कानूनी नहीं, मेरा नहीं ख्याल है, लेकिन वो चाहते ही हैं कि पाकिस्तान में जो काम हो रहा है इसकी थोड़ी जो है वो रफ्तार बढ़ाई जाए, ताकि आवाम तक ये बात पहुंचाई जाए कि अब आप जो है वो ये काम अब आप बासानी कर सके, ताकि आपको किसी चीज़ का खौफ ना हो कि आपके ऊपर कोई FBI या FIA या जो दूसरी एजेंसीज हैं वो आके आपको तंग करें, परेशान करें। क्योंकि देखिए इंडस्ट्री का बुरा हाल है पाकिस्तान में, बाकी मईशत जो आपको पता है बहुत अच्छे नहीं है, रियल एस्टेट का वैसे ही बेड़ा गर्क हो चुका बेड़ा है। गर्क हुआ है, तो बात कारोबारी रह गई है हजरात, कि बिल्कुल सही। हाँ, कारोबारी बहुत परेशान है, तो इससे अच्छा मौका क्यों नहीं है। और क्योंकि आपको पता है कि हर 4 साल बाद जो एक बुल रन आता है यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी में, 2017 में आए लोगों ने पैसे बनाए, 2021 में आया लोगों ने पैसे बनाए, और अब 2025 है। ये एक बहुत अच्छा टाइम है इस वक्त पैसे बनाने का, तो इसलिए आपको आवाम को यहाँ पे बहुत ज्यादा रश नजर आएगा, बल्कि आने वाले दिनों में मजीद आपको इसमें इन्वेस्टमेंट आती हुई नजर आएगी। हाँ। अच्छा हारून, वैसे मेरे दिमाग च हुणे हुणे एक क्वेश्चन आ रहा है। वैसे थोड़ी उर्दू सुन के ना मैं पंजाबी च प्रोग्राम करना, तो मेरा उर्दू और पंजाबी मिक्स हो रहा है वैसे, बाय द वे। एनीवेज मेरे दिमाग 'ਚ क्वेश्चन आया ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਵਾਲਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਬਕੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ नहीं सकते या समझ नहीं सकते। डू यू एग्री विद दैट? देखिए, एक तो पहली बात तो ये कि इस टेक्नोलॉजी को समझना इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल चीज़ है, इतनी आसान नहीं है। अच्छा, इसको समझने में टाइम लगता है कि ये काम कैसे करती है, बाकायदा इसको डिसेंट्रलाइज क्यों जाता है। Web3 वॉलेट क्या होता है कि जहां पर आपको लॉग इन ID पासवर्ड की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आपके पास प्राइवेट कीज होती हैं और आप इसमें खुद ही डिपॉजिटर होते हैं। इसमें बैंक कोई डिपॉजिटर थोड़ी होता है। जैसे अगर Web3 है, Web3 में वॉलेट में अगर आपके पास टोकन पड़े हुए हैं, आपका USDT पड़े हुए हैं या आपके पास बिटकॉइन पड़े हुए हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपने कस्टोडियन, आपके पास खुद इख्तियारात है। जबकि सेंट्रलाइज अथॉरिटी में ऐसा नहीं होता। तो जो हमारी जेंजी है, जो नई जनरेशन है, वो चाहती भी है कि हर चीज़ अपने हाथ में रखिए। जैसे आपके हाथ में मोबाइल है, तो वो चाहती है कि हर चीज़, हर एसेट आपके मोबाइल फ़ोन पे आ जाए। आपका बैंक बैलेंस, आपके जो हर चीज़ है वो आपके मोबाइल फ़ोन में, और आप ही उसके पास उसका इख्तियार हो। तो इसलिए आने वाले वक्तों में ये जो आपको 2.5 करोड़ है, इससे ज़्यादा आपको नंबर नजर आएगा। ये शायद 5-6 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़ तक भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे एडॉप्शन जो आई है, ठीक है, वो एक खास तबका है जो पढ़ा लिखा है, समझदार है, जिसको समझ आती है। लेकिन जो एक निचला तबका है, उसको अभी तक इन चीज़ों की समझ नहीं है। उसको जो है वो समझ बूझ नहीं आती कि टोकन को कैसे बाय करते हैं, कॉइन और टोकन में क्या फ़र्क है, ये लेयर 1 लेयर 2 क्या होता है, एग्जैक्टली, लेयर 1 लेयर 2, मतलब बहुत सारी चीजें ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਆ। वैसे ये एक कॉइन ਤੇ बिटकॉइन 'ਚ ਕੀ फर्क है वैसे? हारून साहब, ये होता है कि बेसिकली जी वो जो कॉइन और टोकन में फर्क है कि कॉइन का जो मतलब होता है उसकी अपनी ब्लॉकचेन होती है, और टोकन का मतलब ये होता है उसकी ब्लॉकचेन नहीं होती, बल्कि वो उस पर जो है वो पिगी बैक करता है, यानी कि उसके ऊपर एक तरह से उसका सहारा लेता है उसका ब्लॉकचेन का। टोकन में ये फर्क है। अच्छा, उसको हम लेयर 2 कहते हैं। लेयर 2 में टोकन, ओके, कॉइन की अपनी ब्लॉकचेन होती है, टोकन की अपनी खुद ब्लॉकचेन नहीं होती, वो किसी ब्लॉकचेन का सहारा लेता है। ब्लॉकचेन, खरे ਇਹ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਰਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਹੁਣ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਤਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕੋ? देखिए, ये सब कहने की बात है, इतने अरसे से यूज कर रहे हैं, 2015 से लोग यूज कर रहे हैं, मैं भी 2016 से यूज कर रहा हूँ। कोई ऐसी खतरे वाली बात नहीं है, सब चीज मौजूद है। जितनी भी एक्सचेंजेस है सबके पास डेटा मौजूद है, जितने भी केस पकड़े जाते हैं वो सब सामने आ जाते हैं। ये कह देना कि ये ट्रेस नहीं होता, ये आराम से ट्रेस कर सकते हैं, इसको आराम से हम ट्रैक कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा चैलेंज नहीं आता कि आपको नजर नहीं आता कि कहाँ से ट्रांजेक्शन किधर से कहाँ जा रही है। ये सिर्फ एक खाली एक मिथ है, खाली एक वहम है, क्योंकि इसको समझना बड़ा जरूरी है। जितना जल्दी इसको अपने सिस्टम में लेकर आए, जितना जल्दी इसको अपने सिस्टम में लेकर आएंगे उतना जल्दी फायदा होगा। अगर आप इसको अपने सिस्टम में लेके नहीं आएंगे तो उतने ज्यादा आपको खदशात बढ़े रहेंगे, उतने ज्यादा आप डाउट में रहेंगे। आप ਇਹਨੂੰ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਫਿਰ? देखिए, इसका आसान तरीका ये कि आप अपने एक्सचेंज को लाइसेंस दें। अच्छा, उनको इनवाइट करें, जो लोग इसके अंदर मौजूद है उनको टैक्स नेट में लाया जाए, उन पर जो है वो टैक्स अप्लाई किया जाए, ताकि फिर वो लोग जो है वो टैक्स पे कर सकें। और जितना जल्द हो सके ब्लॉकचेन कंपनीज, माइनिंग कंपनीज को इनवाइट किया जाए। पाकिस्तान ने जितना एग्रेसिवली यहाँ रोल प्ले किया, शायद और इतने मुल्कों ने रोल प्ले नहीं किया। पाकिस्तान का एक जमाने में तीसरा रैंक था, वियतनाम, भारत और पाकिस्तान। बल्कि मजे की बात तो ये कि इंडिया भी बहुत ज्यादा परेशान है कि पाकिस्तान इतना एग्रेसिवली क्यों रोल प्ले कर रहा है। ट्रम्प की कंपनी का यहाँ आना, इन्वेस्टमेंट करना, $20 मिलियन की सरमायाकारी करना ब्लॉकचेन और AI से रिलेटेड कामों में,
तो ये भी एक बड़ा खतरा है। इंडिया को लगता है कि पाकिस्तान जो है वो एक तरह से लीप फ्रॉग जंप ले रहा है। लीप फ्रॉग जंप का मतलब ये कि फिनटेक में तो पाकिस्तान बहुत ज्यादा किरदार अदा नहीं कर सका। जिस तरह वहाँ की कंपनीज ने काम किया, हर जगह आपको पता है वहाँ पे मोबाइल फोन के जरिए पेमेंट की जाती है। यहाँ पाकिस्तान में शायद इसका रिवाज नहीं था इतना ज्यादा, यहाँ पर इसमें इतनी ज्यादा कामयाबी नहीं हो सकी। लेकिन ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी में पाकिस्तान जो है वो लीड कर चुका है इंडिया से ज्यादा। परसेंटेज आपको ज्यादा नजर आएगी अच्छा, आपको इंडिया के पाकिस्तान मुकाबले में। इंडिया तो पाकिस्तान में लीड कर गया इस चीज दे विच। जी बिल्कुल, नंबर राष्ट्रमार्ग के परसेंटेज के हिसाब से, तनासुब के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान का तकरीबन कोई 15 से 18% आवाम जो है इसको क्रिप्टो करेंसी से मुंसलिक है। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया की जो शराब जो बनती है तकरीबन 11-12% बनती है। तो ये अच्छा। एक बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान में जो नौजवान नस्ल है उनको ये चीज जल्दी अंडरस्टैंड हो गई है। अभी कुछ लोग बाकी हैं इसके अंदर जो समझना, जिनको लिए जिनके लिए जरूरी है कि उनके लिए उनको एजुकेट किया जाए, उनको पढ़ाया जाए, उसकी तालीम दी जाए कि वेब3 क्या होता है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज कैसे काम करती हैं, पैसे कैसे बनाए जाते हैं, पैसे कैसे कमाए जाते हैं इस चीज में। क्योंकि बाकी इंडस्ट्री की तरफ से कोई पेशरफ नहीं है, बाकी इंडस्ट्री का बुरा हाल है, जॉब्स है नहीं मार्केट के अंदर। तो अगर कोई 2 पैसे कमा के घर लेके जाता है $50 $100, तो इसमें क्या बुरी बात है। बिल्कुल सही। अच्छा, पाकिस्तान ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮੁਆਵਨਤ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਕਿਹੜਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ? देखिए, सबसे पहला कदम तो ये कि एक्सचेंजेस आई जाए, उनको लाइसेंस दिया जाए। इसके अलावा माइनिंग की जाए। माइनिंग जब पाकिस्तान करेगा, आपको पता है हर 10 मिनट के बाद एक ब्लॉक बनता है, उसमें 3.125 बिटकॉइन का रिवॉर्ड मिलता है। जब ये पाकिस्तान में जब बिटकॉइन की माइनिंग फर्म्स आएंगी, अगर उनको पास वो जीत जाते हैं, वो एक ब्लॉक के ऊपर उनको बिटकॉइन मिल जाता है, तो जब उसको उसके बदले वो टैरिफ देंगी, बिजली के बदले कुछ भी अमाउंट देंगी, तो वो बिटकॉइन देंगे। तो पाकिस्तान के पास अगर मैं देखूँ तो साल भर के अंदर 2000 मेगावाट के बदले 400 से 500 बिटकॉइन आ सकते हैं एक साल में। तो अगर आप 10 साल लगा ले तो 10 साल में पाकिस्तान के पास बिजली के बदले 5000 बिटकॉइन आ जाएंगे। और अगर बिटकॉइन की मालियत चली जाती है $1 मिलियन, तो पाकिस्तान के पास $5 अरब आ जाएंगे अपने जखायर, अपने प्योर रिजर्व। तो ये अच्छा। आगे से किसी से मांगना, IMF से कर्जे लेना, इन सब चीजों से छुटकारा हासिल हो सकता है। अच्छा, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿस्तान ਨੂੰ ਬਲੌਕਚੇਨ एनालिटिक्स टूल्स किस हद तक मदद कर सकते हैं? देखिए, उसका आसान तरीका होता है कि जितनी भी IPs हैं पाकिस्तान में, जो हमारे पास इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस होते हैं, उससे ही अंदाजा लगाया जाता है। जैसे पाकिस्तान में 2.5 करोड़ सार्फिन है और 40 मिलियन 4 करोड़ तो वॉलेट्स हैं, डिसेंट्रलाइज वॉलेट हैं। तो जब भी वो IP से कनेक्ट होता है पाकिस्तान के, तो पता चल जाता है कि ऑन चेन एनालिसिस से पता चल जाता है कि कितने एसेट्स की जो है वो लेन देन हो रही है, यानी कि वो ट्रांसफर हो रहे हैं किसी एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में। इससे तो आप निकाल सकते हैं, आदादो शुमार बता सकता है। और बहुत सारी कंपनीज के ऊपर काम कर रही है। पाकिस्तान के पास भी ऐसी टूल्स आने चाहिए जहां से वो मालूम कर सके कि पाकिस्तान में सालाना कितनी जो है वो लेन देन हो रही है, यानी कि हमारे जो क्रिप्टो करेंसी है उनकी कितनी लेन देन हो रही है। ये सब मालूम कर सकता है थ्रू IP एड्रेसेस। बिल्कुल सही। अच्छा, हुकूमत का दावा है कि पाकिस्तान क्रिप्टो ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਅਹਿਲੀਅਤ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਜ਼ਾਦ ਕਿਉਂ ਹੈ? नहीं, देखिए, वो तजाद जो है बेसिकली ये तो आपको हमेशा से नजर आएगा, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त आपको पता है कि जो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज की नफी करते हैं, क्योंकि उनको प्रोडक्ट की समझ नहीं, उनको टेक्नोलॉजी की समझ नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि आवाम को कितना ज्यादा इस पे भरपूर किस्म का इस पे रिस्पॉन्ड आया है। अगर ये नहीं आता तो फिर मैं समझता कि शायद किसी को ये बात समझ नहीं आई है। तो ये चीज आपको हर दफा ज़ेर बहस नजर आएगी और आप इस चीज को रोक नहीं सकते हैं। स्पेशली जो हमारी ये वाली जो नस्ल है, जो जेनजी जिसका नाम है, की जो पैदाइश वाले हैं, ये आने वाले दिनों में, वक्तों में आपको ये ज्यादा इसके ऊपर जो है वो काम करती हुई नजर आएगी। तो इसको आप रोक नहीं सकते। रोक नहीं सकते। अच्छा, वैसे ਇਹ ਮੇਰੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਹਾਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਟਿਕਟੌਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਿਟਕੋਇਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਕਟੌਕ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗਿਫਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਮਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਮਾਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਗਿਫਟ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ? देखिए, तरीके तो बहुत सारे हैं इस पर। एक्चुअली वो सिर्फ जरूरी नहीं कि बिटकॉइन आ जाए, बहुत सारी करेंसीज आ सकती है, क्रिप्टो करेंसीज आ सकती है। उनका यूज केस होता है, उनकी कोई बुनियादी फंडामेंटल होते हैं कि जिसके ऊपर आप गेमिंग के तौर पर आप वो जीत सकते हैं। अब वो एक अलग बात है कि उसके ऊपर देखिए मनी लॉन्ड्रिंग तो इसमें हो ही सकती है ना, क्योंकि ये तो इंटरनेट का पैसा इंटरनेट में रहता है, मेरे जेब में थोड़ी आता है ये आपके पास थोड़ी आता है, ये हमारे हाथ में तो आता ही नहीं। ये इंटरनेट के ऊपर, लेजर के ऊपर मेंटेन हो रहा होता है, सिर्फ वो चीज और तो कुछ नहीं होता है। लेकिन हारून एक चीज ना, जिस तरह वो
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਸ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਉਹ ਰਜਬ ਬੱਟ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗਾ ਟਿਕਟੋਕਰ ਗਾਲਬਨ ਮਿਸਟਰ ਪਤਲੂ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਬੜੀ ਹਾਈਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਡੱਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਪਤਲੂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣਾ ਔਰ ਉਹ ਡਾਇਮੰਡਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਫਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਐਸੇ 5-5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਮੈਚ ਲੱਗਦੇ ਆ, 5-5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ रुपया बंदा विन कर लवे? नहीं, ये पहले भी हो रहा था, ये होता रहेगा, क्योंकि आप इसको रोक नहीं सकते। ये बेसिकली एक सट्टेबाजी होती है। अच्छा। और इसके ऊपर बाकायदा इसको जो है वो जरूरी नहीं कि क्रिप्टो करेंसी के जरिए, बहुत सारी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस काम कर रहे होते हैं, उसमें खुद पीकेआर से भी जो है वो पैसा जा रहा होता है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे छोटे ऑपरेटर्स हैं, MFIs है, मोबाइल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, जो इस पर काम कर रहे होते हैं। अब उनको पता नहीं होता ये पैसा जा किस तरह से रहा है। अकाउंट तो ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि वो अकाउंट मर्चेंट का वो क्या रोल प्ले कर रहा है। पता चलता है कि वो खुद ऐसा रोल प्ले कर रहा है जैसे वो किसी कसिनो का रोल प्ले कर रहा है। तो आप इस चीज को रोक नहीं सकते। थोड़ा सा यहाँ पे आपको पता है ग्रीड फैक्टर ज्यादा है, लालच थोड़ी हमारे अंदर थोड़ी ज्यादा है। लालच ज्यादा होने की वजह भी यही है कि हर एक को पैसे की तलब है, हर एक को पैसे की जरूरत है, माशी हालात ठीक नहीं है, हर एक को तो है, आपको पता है BISP का हिस्सा तो बन नहीं सकता हर आम आदमी, जिसको जाके गवर्नमेंट सपोर्ट करे, पैसा दे, तो बंदा क्या करे फिर? मजबूरी में फिर लोग क्या ऐसी चीजों का सहारा लेते हैं जिसमें मेहनत कम होती है और इस तरह की सट्टेबाजी ज्यादा होती है, ताकि वो मेहनत कम होती है और पैसे ज्यादा होंगे। जी बिल्कुल। तो इसकी वजह से वहाँ पे पैसे उड़ने का चांस ज्यादा होता है, हारने का चांस भी ज्यादा होता है, जीतने का चांस बहुत कम होता है, और वो बहुत कम लोग जीत पाते हैं। वो हर एक शोबे में यही होता है, 10% लोग जीतते हैं, बाकी 90% लोग हार जाते हैं। अच्छा, और तुम समझते हो कि आगे जो फ्यूचर है वो बिटकॉइन करेंसी का, क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर है आगे क्या फ्यूचर तो स्टार्ट हो चुका है। ये तो फ्यूचर कहना तो ठीक नहीं है। फ्यूचर आप मुझसे 2015 में सवाल करते हैं तो खैर समझ में आता। चीजें शुरू हो चुकी हैं, चीजें बहुत आगे जा चुकी हैं। Now we are in future of cryptocurrency. Exactly. हमारे पास 20 से 25 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी इस वक्त मौजूद है क्रिप्टो करेंसी के अंदर। ये भी मैं आपको बता दूं, जो फैक्ट एंड फिगर है, 20 से 25 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी। मेरे लिए तो ये बड़ा हैरान कुन है। बस आप लेट हो गई, थोड़ा सा आप लेट हो गई और कोई वजह नहीं, वरना ये कि मौका बहुत अच्छा है इस वक्त, प्रोजेक्ट बहुत अच्छे हैं मार्केट में, इस वक्त आपको नजर आएंगे। चलो इंटरनेट के ऊपर आपको बहुत ठीक है हारून, मतलब मैं फिर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ताकि ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ क्रिप्टो करेंसी सिखाओ, ठीक है इंशाल्लाह। एनीवेज थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। बहुत शुक्रिया हारून साहब ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੇ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਬਿਟਕੋਇਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਔਰ ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। वेलकम बैक नाजरीन, और ब्रेक तो बाद जो ना मैं बल्कि वेलकम करना चाहनी है जो मेरे इंडियन व्यूवर्स ने, व्यूवर्स तो नहीं खैर कह सकते, मेरे दुश्मन ने, उन्होंने तो बस नहीं चलता कि किसी तरीके नाल मेरे कालजे च बंब मार दें। बहरहाल मैं हमेशा एक चीज़ कोट करती हुन्नी हाँ कि मैं सिर्फ अपने मुल्क का दफा करती हाँ। ਜਿਹੜਾ ਭੈੜੀ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਵਾਮ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਖਾਸੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਤਹਿ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਭਾਰਤੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਦਾ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮਾਮੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਾ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ 5ਵੀਂ 10ਵੀਂ 25ਵੀਂ 50ਵੀਂ ਜਾਂ 100ਵੀਂ ਸਾਲਗਿਰਾ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ 32ਵੀਂ ਸਾਲਗਿਰਾ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ? ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ हुकूमत गुजरात ने वड्डे वड्डे इश्तिहार छपवाए। एक इश्तिहार केड़ा सी जनाब? एक इश्तिहार सी कि कामयाब ते मौसर क्यादत दे 23 साल, जिहदे विच वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नूं अवामी अहुदा संभालन ते 23 साल मुकम्मल होण ते मुबारकबाद दित्ती गई। ते दूजे इश्तिहार विच जिहड़ा ना वो कामयाब ते मौसर क्यादत दे 23 साल मुकम्मल होण ते भी मुबारकबाद दित्ती गई। जनाबे वाला इन्हां दोनों मुहिमात उत्ते कुल, हुण मैं एक लमसम फिगर तुहानूं मैं दस दिंदी हां कि तकरीबन कोई
8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਰਦੇ ਵਾਹਦ ਦੀ ਤਸ਼ਹੀਰ ਦਾ ਵਾਹਦ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੋਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਖਵਾਈ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਇਧਰਲਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਗ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਲਈ ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।